नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के जुहू इलाके में स्थित केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के बिल्कुल बाहर हूं। कल आपने यहां का नजारा देखा था, उनके थप्पड़ मारने वाले विवादित बयान के बाद किस तरह से यहां पर लाठीचार्ज और पथराव की तस्वीरें थी और उसके बाद आप देखें यहां पर पुलिस सिक्योरिटी भी मौजूद है। आधी रात को जमानत मिलने के बाद नारायण राणे आज सुबह यहां पर पहुंचे हैं अपने घर पर और आज शाम 4 बजे उन्होंने मीडिया से भी बात की और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जवाबी हमला बोला खुद के ऊपर की गई कार्रवाई पर। उद्धव ठाकरे के कई आपत्तिजनक बयानों की याद दिलाते हुए राणे ने कहा कि उन पर केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। राणे ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी। राणे ने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई तक वो इस मसले पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि लोग उनके अच्छेपन का फायदा उठा रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में गैंगस्टर बताए जाने पर राणे ने कहा कि शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, कोई गैंगस्टर को मुख्यमंत्री बनाता है क्या। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे, ठाकरे सरकार बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। अभी मुझे इतना ही कहना है, हमारी यात्रा थी जन आशीर्वाद यात्रा, वो इसलिए थी कि मुझे पहली बार मैं मंत्री बनने के कारण मुझे लोगों का आशीर्वाद लेना था। वो आशीर्वाद के बारे में हमारे पंतप्रधान जी ने कहा आप जाइए लोगों में उनका आशीर्वाद लीजिए, इस वास्ते में घूम रहा था। और उसी दरमियान जो घटना हुई आपको मालूम है, बार बार क्यों पूछते हैं, क्या कुछ नहीं अच्छा कर रहा है, कानूनी व्यवस्था संभाल रहा है वो। अभी उनके सरकार में कितने अच्छे लोग हैं, किसको बलात्कार के बारे में केस दर्ज होने के बाद निकाल डाला है, किसको अभी पुलिस पकड़ने निकले हैं, सब बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। उसके बारे में या खुद अनिल परब के बारे में जो कुछ आ रहा है ना, जांच हो रही है, उसके बारे में भी वो पुलिस लोग से कहता होगा। और उन्होंने कहा वो कानूनी व्यवस्था के मुताबिक कितना सही है, उनके खिलाफ मैं केस कोर्ट में दर्ज करने वाला हूँ। महाराष्ट्र की अदालत से जमानत मिलने पर देर रात के बाद सुबह सुबह नारायण राणे मुंबई के अपने इस बंगले पे आए और यहीं पर वो रुके, लेकिन मीडिया से मुखातिब हुए देर शाम 4 बजे, तब जब बॉम्बे हाईकोर्ट से उनकी जो अर्जियां थी उस पर सुनवाई में अगली तारीख 17 सितंबर मिली और उन्हें तब तक अंतरिम राहत दे दी गई थी। आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और शुरुआत में ये कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इशारों में वो बहुत कुछ कह गए। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के 2 बड़े नेता भी थे, आशीष शेलार और प्रवीण दरेकर, और पार्टी को साथ देने की बात का भी उन्होंने ले गया कि पार्टी मेरे साथ है और मैंने भी कुछ भी गलत नहीं किया है। और उन्होंने लेकिन सिलसिलेवार भले ही ये कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद को चप्पल मारने की जो बात कही थी उसका भी उल्लेख किया। उन्होंने जो शिवसेना भवन की तरफ जो देखेगा उसको मुंह तोड़ने की बात कही थी उद्धव ठाकरे ने, उसका भी उल्लेख किया और साथ में अमित शाह के लिए निर्लज शब्द को इस्तेमाल किए जाने की बात की गई और ये कहा और ये पूछा कि मैंने ऐसा क्या कहा था और क्या इन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है। यानी साफ तौर पर वो अपनी बात पर अड़ी हैं और अपने मुद्दे वो उठाते रहेंगे और इस लड़ाई को और भी आगे ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में माहौल बन गया है नारायण राणे के बयान के बाद, उसको लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र को भी पश्चिम बंगाल बनाए जाने की कोशिश हो रही है, तब नारायण राणे ने साफ शब्द में कहा कि वो महाराष्ट्र को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो चुप नहीं रहेंगे, अभी 17 तक नहीं बोलेंगे, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा वो शुरू करेंगे सिंधुदुर्ग से और जो भी राज्य के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था की बात है, वो उठाते रहेंगे और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, जनता के सवालों को भी सरकार के सामने रखते रहेंगे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारी साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। और दिल्ली से रायपुर लौटने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शक्ति प्रदर्शन किया। उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए। इस मौके पर भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात में उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थिति की जानकारी दी। राष्ट्रीय नेता का जब तक आदेश है तब तक मैं इस पर हूं, जब वो कहेंगे तब ये पद त्याग दूंगा। टीएस सिंहदेव पर इशारों में उन्होंने हमला करते हुए कहा कि जो 2.5 साल का राग अलाप रहे हैं वो कभी इस पर सफल नहीं होंगे। सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है।
बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी, और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूं, जब वो कहेंगे उस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे हैं ना, वो राजनीति में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर दंगों के जो 77 मामले उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिए हैं, वो दोबारा खुल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा सुझाव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब विधायकों और सांसदों के मामले वापस लेने के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी कर दी है, ताकि वो अपने पद का दुरुपयोग करके अपने आपराधिक मामले वापस न करवा लें। यह मुल्क के सबसे बड़े दंगों में से एक था, जिसमें 60 लोग मारे गए और करीब 60,000 बेघर हो गए। दंगों में कई बड़े बीजेपी नेताओं पे भी मुकदमे थे। सुप्रीम कोर्ट में अब 77 मुकदमों की फेहरिस्त दाखिल कर कहा गया है कि इन्हें यूपी सरकार ने बिना वजह बताए वापस ले लिया है। इस मामले में एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया है कि हाईकोर्ट चाहे तो इनका दोबारा परीक्षण कर सकता है। याची ने सजा काटने के बाद एमएलए एमपी को चुनाव लड़ने से रोकने की भी मांग की है। सजा काटने के बाद, चाहे आपने रेप किया हो, चाहे आपने डकैती की हो, अगर आपने सजा काट ली, सजा काटने के 6 साल के बाद एक सांसद जो है फिर से इलेक्शन लड़ सकता है। ये जो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो परमिट करता है इनको दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उसको क्वैश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर दुर्भावनापूर्वक मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो उन्हें वापस लिया जा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा इनका परीक्षण जरूरी है। मुजफ्फरनगर दंगों का असर आसपास के कई जिलों में हुआ। मेरठ जोन के 5 जिलों में 510 मुकदमे दर्ज हुए, 6,869 लोग अभियुक्त बने, 175 केस में चार्जशीट हुई, 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी, 170 मामले खत्म किए गए, 77 मामले सरकार ने वापस लिए। इससे 40 लोगों पे केस बंद हो गया। दंगों से जुड़े मामलों की वापसी को लेके सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल पुराना है। पहले भी विपक्ष एतराज करता रहा है और सरकार इसे सही ठहराती रही है। ईवीएम वापस कर चुके, फिर उसको दंगा कराना उन्हीं लोगों से। भारतीय जनता पार्टी का दंगा कराना एक मुख्य काम है। हिंदू मुसलमान का नारा देना, हिंदू मुसलमान को अलग करना और हिंदू मुसलमान को दंगा कराने के लिए उकसाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। बीजेपी सरकार कहती है कि सपा सरकार ने जिन लोगों को फर्जी फंसा दिया था उनके मुकदमे वापस हो रहे हैं। देखिए, हम समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह किसी आतंकवादी के ऊपर से कोई मुकदमा वापस नहीं ले रहे हैं। जिनको सपा सरकार के समय में तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति के अंतर्गत फंसाया गया था, तो जिनको फर्जी तरीके से फंसाया गया था उसमें अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही तो अपने अधिकार के अनुसार कर रही। सरकार दंगों के 77 मामले वापस लेने की मंजूरी मुजफ्फरनगर की अदालत को भेज चुकी है। इसके नतीजे में 40 लोगों के मुकदमे बंद हुए हैं। इनमें मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मंत्री सुरेश राणा, बीजेपी एमएलए संगीत सोम, पूर्व बीजेपी एमएलए अशोक कंसल, वीएचपी नेता साध्वी प्राची, बीकेयू नेता राकेश टिकैत, बीकेयू नेता नरेश टिकैत और पूर्व कांग्रेस एमपी हरेंद्र मलिक शामिल हैं। 321 की एप्लीकेशन अभी 3 या 4 माह पूर्व एक एप्लीकेशन अलाउ हुई थी, जिसमें मैंने सुरेश राणा, संगीत सोम जी और अन्य तमाम नेताओं के मुकदमे वापस हुए थे। उससे पहले भी 321 की एप्लीकेशन अलाउ और रिजेक्ट होती रही है। कपिल जी भी उसमें थे। कई मामलों में न्यायपालिका के अंकुश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अगर ये मामले दोबारा से खुलते हैं या उनका परीक्षण होता है तो इसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी। दिल्ली में आशीष भार्गव, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी से सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता और उसके एक साथी ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। इस घटना के बाद से दिल्ली से लेकर वाराणसी तक हड़कंप मचा हुआ है।
10 दिन पहले इस लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के आगे खुद पर आग लगा ली। मंगलवार को दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 24 साल की इस लड़की ने बीएसपी के सांसद अतुल राय के खिलाफ 2019 में बलात्कार का आरोप लगाया था। इस महिला का एक दोस्त भी था, उसने भी खुद को आग लगाया था। शनिवार को उसकी मौत हो गई। इसके पहले दोनों ने सोशल मीडिया पर लाइव किया और कहा कि उन्हें इंसाफ की बिल्कुल उम्मीद नहीं रह गई। यूपी पुलिस सांसद से मिली हुई है। अतुल राय अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद हैं। उन पर हत्या सहित 2 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। महिला ने मई 2019 में बनारस में उन पर केस किया था। आरोप लगाया कि 2018 में उन्होंने उसके साथ रेप किया। जून 2019 में अतुल राय ने आत्मसमर्पण किया और तब से वो जेल में है। मामला अदालत में लंबित है। नवंबर 2020 में राय के भाई ने महिला के खिलाफ बनारस में ही जालसाजी का एक केस दर्ज कर दिया और इस साल 2 अगस्त को अदालत ने महिला के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट निकाल दिया, जब पुलिस ने दावा किया कि महिला का पता नहीं चल रहा। महिला के आत्मदाह करने के बाद बनारस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और आईओ को सरकार ने निलंबित कर दिया। महिला के गांव में उसके दादा ने आरोप लगाया कि जेल में बंद सांसद के लोग परिवार को अक्सर घर आकर धमकाया करते थे। मायावती की बीएसपी ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और मध्य प्रदेश में विभिन्न धार्मिक आयोजनाओं को इजाजत नहीं देने पर इंदौर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शनकारी कलेक्टर दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पानी की बौछार कर उन्हें रोकना चाहा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित विधायक जीतू पटवारी भी शामिल हुए।